हेलो नमस्कार जय हिंद। मैं विपिन लक्ष्यदा एग्ज़ाम्स के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र यानी कि इको सेंसिटिव जोन की चर्चा करेंगे। साथियों, यह हमारा वन दरोगा मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से हमारा 5वां वीडियो है, जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथियों, इस वीडियो सीरीज़ में यह जो हमारी लेक्चर्स की सीरीज़ है, इसमें हमने यह प्रयास किया है कि कोई भी महत्वपूर्ण बिंदु कहीं पर भी मिस ना होने पाए, ताकि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस जहां से बनते हैं, मैंने उन सभी बिंदुओं को इन वीडियोस के माध्यम से समाहित करने का और आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया है। अगर आपको साथियों हमारा यह इनिशिएटिव अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्यदा एग्ज़ाम्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में हमारे चैनल को शेयर भी कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। साथियों, आज हम पढ़ेंगे पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र यानी कि इको सेंसिटिव जोन। साथियों, बात करें हम पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र की, तो उससे पहले हम थोड़ा सा संरक्षित क्षेत्र को समझ लेते हैं, है ना। साथियों, संरक्षित क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय पार्क या कोई वन्यजीव अभयारण्य, इसके चारों ओर के जो 10 किमी तक का अधिसूचित क्षेत्र जो होता है, उसको हम पारिस्थितिकी क्षेत्र के रूप में जानते हैं। साथियों, महत्वपूर्ण क्षेत्र होने की दिशा में यदि कोई क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है, तो ऐसी स्थिति में 10 किमी से भी अधिक क्षेत्र को हम पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र में शामिल कर सकते हैं। साथियों, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र घोषित किए जाते हैं। नवीनतम अधिसूचना में साथियों, जो नवीनतम अधिसूचना है, इसमें पार्क के इको सेंसिटिव जोन को घटाकर 169 वर्ग किमी कर दिया गया है। साथियों, इको सेंसिटिव जोन क्या होता है, अब हम इस पर चर्चा करेंगे। साथियों, इको सेंसिटिव जोन या हम पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र कहें, ये जो होते हैं या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किसी संरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के अधिसूचित क्षेत्र हैं। इको सेंसिटिव जोन में होने वाली गतिविधियां 1986 के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत विनियमित होती हैं और ऐसे क्षेत्रों में प्रदूषणकारी उद्योग लगाने या खनन करने की अनुमति नहीं होती है। सामान्य सिद्धांतों के अनुसार इको सेंसिटिव जोन का विस्तार किसी संरक्षित क्षेत्र के आसपास के 10 किमी तक के दायरे में ही हो सकता है, लेकिन संवेदनशील गलियारे कनेक्टिविटी और पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण खंडों एवं प्राकृतिक संयोजन के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र होने की स्थिति में 10 किमी से भी अधिक क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन में शामिल किया जा सकता है। साथियों, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास इको सेंसिटिव जोन के लिए घोषित दिशा निर्देशों के तहत निषिद्ध उद्योगों को इन क्षेत्रों में काम करने की अनुमति नहीं है। कुछ गतिविधियां जैसे कि पेड़ गिराना, भूजल दोहन, होटल और रिसॉर्ट्स की स्थापना सहित प्राकृतिक जल संसाधनों का वाणिज्यिक उद्योग आदि को इन क्षेत्रों में नियंत्रित किया जा सकता है। मूल उद्देश्य राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास कुछ गतिविधियों को नियंत्रित करना है, ताकि संरक्षित क्षेत्रों की निकटवर्ती संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र पर ऐसी गतिविधियों के नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सके। साथियों, बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क इको सेंसिटिव जोन है। बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क इको सेंसिटिव जोन, जो कि बेंगलुरु कर्नाटक के पास बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1970 में की गई थी और 1974 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। साथियों, 2002 में उद्यान का एक हिस्सा जैविक रिजर्व बन गया, जिसे बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान कहा जाता है। नेशनल पार्क के 268.96 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को पर्यावरण संवेदी क्षेत्र या इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया था।
साथियों अब बात करेंगे हम पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र का उद्देश्य क्या है, क्यों इको सेंसिटिव जोन घोषित किए जाते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। साथियों पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने का उद्देश्य संरक्षित क्षेत्रों के आसपास की गतिविधियों को विनियमित करना तथा संभावित जोखिम को कम करना है। पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र यानी कि इको सेंसिटिव जोन संरक्षित क्षेत्र में शॉक ऑब्जर्वर का कार्य करते हैं। जैसे हमारी जो बाइक होती हैं उनमें शॉक ऑब्जर्वर लगे होते हैं, उसी प्रकार से पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र में शॉक ऑब्जर्वर का कार्य करते हैं। पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संरक्षित क्षेत्रों, राष्ट्रीय पार्कों और वन्य जीव अभयारण्यों के चारों ओर के क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया जाता है। इन क्षेत्रों को घोषित करने का उद्देश्य एक प्रकार के आघात अवशोषक की भूमिका का निर्माण करना है, जिसमें संरक्षित क्षेत्रों को नियमित करने और उनके मध्य गतिविधियों को प्रतिबंधित करने में आसानी हो। ये क्षेत्र उच्च संरक्षित क्षेत्रों से निम्न संरक्षित क्षेत्रों के मध्य संक्रमण क्षेत्र का निर्माण भी करते हैं। जैसे कि पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र। साथियों 1600 किमी लंबे पश्चिमी घाट में लगभग 56,825 वर्ग किमी क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया। ये अधिसूचित क्षेत्र 6 राज्यों में विस्तृत है, साथ ही यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों में सम्मिलित है तथा विश्व में जैव विविधता के 8 जो हॉट स्पॉट है उनमें भी सम्मिलित है। साथियों बात करेंगे हम माधव गाडगिल पैनल। सरकार ने माधव गाडगिल की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया, जिसका कार्य पश्चिमी घाट के पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों का वर्गीकरण करना था। इस वर्गीकरण को निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है। समिति ने 142 तालुकाओं को ESZ यानी कि इको सेंसिटिव जोन 1, 2 और 3 के रूप में वर्गीकृत किया। गोवा में अवस्थित ESZ 1 और 2 में खनन कार्यों के लिए पर्यावरणीय मंजूरी पर रोक लगा दी। साथियों इको सेंसिटिव जोन यह जो क्षेत्र है ESZ क्षेत्र में वृहद बांधों के निर्माण पर रोक लगा दी गई। ESZ 1 और 2 में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग जैसे कोयला आधारित विद्युत संयंत्र आदि की स्थापना नहीं की जा सकती। समिति ने ESZ के विकास के लिए ग्राम सभाओं की सहमति को महत्वपूर्ण माना। पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी प्राधिकरण का निर्माण किया जाए और उसे जलवायु संरक्षण अधिनियम के तहत अधिकार दिए जाए। इस पैनल के अनुसार गाडगिल समिति ने पश्चिमी घाट के पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण उपाय सुझाए हैं, तथापि यह वास्तविक परिस्थितियों का आकलन करने में असफल रही है। इसी कारण के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में एक नए पैनल का गठन किया गया, जिससे पर्यावरण और विकास के मध्य संतुलन बनाया जा सके। कस्तूरी रंजन समिति ने पश्चिमी घाट के केवल 37% क्षेत्र को ESZ घोषित करने की सिफारिश की है। जो कस्तूरी रंजन समिति है उसने पश्चिमी घाट के केवल 37% क्षेत्र को ही पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने की सिफारिश की है। तो साथियों यह था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र यानी कि ESZ को डिस्कस किया। तो साथियों आपको कैसा लगा हमारा यह वीडियो, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल लक्ष्य द एग्ज़ाम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी जाकर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि जितने भी वीडियोस हम अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुंचता रहे। तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।